इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज कैसे फाइंड करते हैं। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने इससे पहले ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज की वीडियोस को स्किप किया है, मिस किया है, तो पहले बेटा आप उन वीडियोस को देख लें जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, और देन जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया गया उसमें देखिए कि वैल्यूज यही आ रही हैं। तो ज़रा रिकॉल करें, इससे पहले जो है हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फाइंड किया था डायरेक्ट मेथड में, वो ये वाली वैल्यूज हमारे पास थी जो स्क्रीन पर शो हुई हैं। देन इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज हम फाइंड करते रहे, और उसमें हमने जो था वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का पैटर्न देखा कि वो कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं जी फाइनेंसिंग कैश फ्लोज की एक्टिविटीज़। तो ज़रा रिकॉल कर ले, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में हमने क्या बात की थी। हमने कहा था कि फाइनेंसिंग कैश फ्लोज ऐसे कैश फ्लोज होते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल और इसी तरह जो हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का चेंज आता है वो देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जो चेंज है उनमें कैश इन्वॉल्व है या नहीं है। तो सिंपली शॉर्ट टर्म नोट पेएबल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और जो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, यहाँ से हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज फाइंड आउट कर सकते थे। और साथ में हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं उनमें नोट पेएबल भी हो सकते हैं। तो अगर रिकॉल करें आप लोग तो ये डिस्कशन हमारी हुई थी कि जो लॉन्ग टर्म नोट पेएबल होते हैं वो कैश फ्लो का पार्ट नहीं होते। कब? जब वो इंक्रीज हो रहे हैं। जब डिक्रीज हो रहे होंगे तो डेफिनेटली उनका कैश पे हो रहा होगा तो वो कैश फ्लो का पार्ट बन जाएंगे। तो ये भी हमने बेटा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर आप इसको दोबारा समझना चाहते हैं तो वो जो मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियोस कैश फ्लोज की हैं उनमें आप इसको देख सकते हैं। तो खैर हमें फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में किन हेड्स की तरफ मूव करना है? शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म नोट पेएबल, और इसी तरह जो है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो इनमें से हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज फाइंड करेंगे। अब इसी तरह जैसे हम पहले इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज फाइंड कर रहे थे उसी पैटर्न पर हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर देखिए फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का जो सेक्शन होता है उसकी तरफ मूव करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो हमें वहाँ हेड नजर आ रहा है लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, और उस हेड में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में देखें आपको नोट्स पेएबल नजर आते हैं। चूंकि नोट्स पेएबल जो शॉर्ट टर्म ने कहा था फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है, तो बैलेंस शीट में देखा जाए दो बैलेंसेस हैं 89 का और 90 का। तो एज इट इज जो नोट्स पेएबल की अमाउंट थी मैंने यहाँ लिख दी। तो आपको नजर आ रहा है 89 में नोट्स पेएबल थे 2 लाख और 90 में 110 है, यानी कि डिक्रीज हुए। अब बड़ा देखिए नोट्स पेएबल क्या है जिसमें एक्चुअल कैश इन्वॉल्व हुआ होता है। नोट्स पेएबल क्या है जिनमें एक्चुअल कैश इन्वॉल्व हुआ होता है, आपने एक्चुअली कैश बारो किया होता है। अभी हो रहा है डिक्रीज 90,000 से। 2 लाख और 110 का डिफरेंस कितना बनता है? 90,000। इसका मतलब है कि शायद हमने पे किए हो। और अगर अदर इन्फॉर्मेशन में देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं मेंशन, तो फिर इसका जो नॉर्मल पैटर्न है वो वही ज्यूम करेंगे जो होता है, वो क्या है? पेमेंट की होगी। इट मीन ये 90,000 का कैश पे कर दिया आपने नोट्स पेएबल के लिए। तो यहाँ से हमें फिर क्या नजर आता है? कैश पेड फॉर शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल इज इक्वल टू 90,000। क्लियर है बेटा? तो सेम चेक किया हमने कि हम इसके अंदर कि चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिक्रीज हुआ तो मीन पे किया, इंक्रीज होता तो मतलब था रिसीव किया। तो चूंकि ये डिक्रीज हो रहा है इसने वर्ड पेड का यूज किया, कैश पेड फॉर शॉर्ट नोट्स पेएबल। किसी ने अगर आपको ये नोट्स पेएबल की अमाउंट वैसे ही वेव कर दी होती, आपको ये छोड़ दी होती अमाउंट, तो फिर अदर इन्फॉर्मेशन मेंशन करता, अदर इन्फॉर्मेशन में कि क्रेडिटर ने इतनी अमाउंट आपसे ना लेने की कमिटमेंट की है या आपको गारंटी दी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर चूंकि वो एक्सेप्शनल केस होता है तो हम जो नॉर्मल केस होता है उसी को ज्यूम करेंगे ना, तो वो है कैश पे किया होगा। नेक्स्ट देखते जरा जी, हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को देखना है। तो देखिए जरा ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है जी, उसी हेड में गए। उसमें भी हमें नोट्स पेएबल लिखे नजर आ रहे हैं, और वो अमाउंट देखें जरा 89 की 350 है और 90 की अमाउंट है 150। चेंज तो इसमें भी आ रहा है नोट्स पेएबल में। क्या चेंज आ रहा है? बड़े हैं या कम हुए हैं जी? बेटा जरा सोचिए, ये बड़े हैं या कम हुए हैं? बेटा यहाँ ये वैल्यूज पिक करते हुए जो लिखी गई हैं थोड़ी सी ऑपोजिट मुझे लगता है लिखी गई है। मैं जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ जी। एग्जैक्टली ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं आपके सामने,
ये बेटा जो 350 लिखा गया है, 350 की जगह 150 है। मैं ज़रा करेक्शन कर दूं, नीचे हमने सही लिखा हुआ है, देखिए। और ये जो 150 इसकी जगह 350 लिखना है। तो ये देखिए, अब 89 में 150 है और 90 में 350 है। तो नोट्स पेएबल जो है उनकी वैल्यूज देखा जाए, उसमें चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज कैसा आ रहा है कि वैल्यूज क्या हुई है, इंक्रीज हुई है बेटा। क्लियर है जी? मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपके सामने जो बैलेंस शीट थी, हम उसमें से फाइनेंसिंग कैश फ्लोज फाइंड करना चाह रहे हैं। और जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है उसमें हमने कहा कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में नजर आ रहे हैं हमें क्या, नोट्स पेएबल, जो कि लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल है। अब इन लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल के अगर हम वैल्यूज को देखते हैं, तो वो फर्स्ट ईयर से जब सेकंड ईयर की तरफ मूव करते हैं तो उसमें चेंज आ रहा है। चेंज कैसा आ रहा है जी? कि चेंज ये आ रहा है कि ये इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 150 के लिखे हुए थे, अब 350 के लिखे हुए हैं। 2 लाख से नोट्स पेएबल आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको पता है, हमने पहली बात तो ये की हुई थी कि जो नोट्स पेएबल हैं, जब भी इनका इंक्रीज होना है, इन्होंने कैश फ्लो में कहीं भी कह लीजिए रिकॉर्ड नहीं होना। क्यों? हमने ये बात की थी कि लॉन्ग टर्म नोट पेएबल जब भी इशू होते हैं, इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये जो नोट्स पेएबल इंक्रीज हो रहे हैं 2 लाख से, क्या वाकई में इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ? उसके लिए जो है हम अदर इंफॉर्मेशन में जाते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में जो पैराग्राफ नंबर 2 है, उसे रीड कर लेते हैं। वो क्या है? अ न्यू बिल्डिंग वाज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 637,500। आपको पता है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट था, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो था। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 हम इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में भी कंसिडर कर चुके थे। और इसमें कह रहा है बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग वाला पार्ट चला गया था इन्वेस्टिंग में। कितना पार्ट जिसमें कैश इन्वॉल्व था? 437,500। नेक्स्ट कहता है अ कैश पेमेंट ऑफ 437,500 प्लस अ लॉन्ग टर्म नोट पेएबल फॉर 200,000 वर गिवन टू कवर द कॉस्ट ऑफ द परचेज। कहता है कि आपने एक बिल्डिंग जो परचेज की है, उस बिल्डिंग को परचेज करने के लिए कैश 4,37,500 पे किया है, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए आपने कैश पे नहीं किया। क्या वर्ड यूज किया मैंने? कैश पे नहीं किया। जब कैश पे ही नहीं किया, जब कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, आपने एक पीस ऑफ पेपर पे साइन करके नोट बनाकर लिख के दे दिया, आपको बाद में पे करूंगा। तो चूंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है और हमने ये बात की हुई है कि कैश फ्लो में नॉन कैश आइटम या एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करना। अब जो लॉन्ग टर्म नोट पेएबल है, ये इसलिए बढ़ गए कि हमने एक कमिटमेंट की है, हमने एक लायबिलिटी के लिए प्रॉमिस किया है कि ऑब्लिगेशन है हमारी कि पे करेंगे। कब? 2 साल बाद, 3 साल बाद। भाई जब पे करेंगे तब कैश इन्वॉल्व होने। आज तो ये 2 लाख का कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये जो चेंज नजर आ रहा है 2 लाख का, यहाँ से वेरीफाई भी होता है कि 2 लाख का चेंज यही वाला है जो बिल्डिंग के लिए था। और इसमें चूंकि आपको बिल्डिंग मिली है, आपको कैश नहीं मिला। अगर आप बिल्डिंग स्टेटमेंट बनाते तो लिख लेते 2 लाख बिल्डिंग में जाकर। क्योंकि ये कैश फ्लो है, तो ये कैश आपने पे नहीं किया 2 लाख, तो इसलिए इसको कैश फ्लो का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने लिख भी दिया, एज देयर वाज नो कैश इन्वॉल्व्ड इन द इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल, दैट्स व्हाई वी विल नॉट इंक्लूड दिस इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म नोट पेएबल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके जी। नेक्स्ट जरा देखते हैं बेटा, बैलेंस शीट में हमें अगेन हम फाइंड कर रहे हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, और उसमें शॉर्ट टर्म नोट पेएबल देख लिए हमने, लॉन्ग टर्म नोट पेएबल देख लिए। नेक्स्ट देखिए हमें नजर आता है जो हेड, वो है बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेएबल। अब जरा देखिए, बॉन्ड्स पेएबल जब भी इशू होते हैं बॉन्ड्स, आपको कैश मिलता है। बॉन्ड्स जब भी इशू होते हैं उसमें आपको क्या मिलता है बेटा? कैश। इट मींस कि ये जो बॉन्ड्स इशू किए गए थे, इनके इशू करने में आपको ये कैश रिसीव हुआ होगा। कैसे पता चल रहा है? ये देखिए, इसने लिखा हुआ है 89 में 0, यानी कि 89 में बॉन्ड्स पेएबल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। 90 में एग्जिस्ट कर रहे 4 लाख। तो बॉन्ड्स जैसे कि शेयर्स इशू किए जाते हैं, वैसे बॉन्ड इशू किए जाते हैं। जब इशू किए गए तो कैश मिला होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कैश मिला है? क्योंकि बॉन्ड्स भी शेयर्स की तरह अपनी पार वैल्यू से अबव प्राइस पे भी सेल हो सकते हैं, और जो डिस्काउंट प्राइस होती है उस पर भी सेल हो सकते हैं। यानी कि पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, डिस्काउंट प्राइस किसी में भी सेल हो सकते हैं बॉन्ड्स। तो कैश जरूरी नहीं है जितना चेंज बैलेंस शीट में शो हो रहा है उतना ही कैश मिला हो, उससे ज्यादा भी कैश रिसीव हो सकता है,
उससे कम कैश भी रिसीव हो सकता है और उतना ही कैश भी रिसीव हो सकता है जितना चेंज बैलेंस शीट में आया है। पहली बात क्या है, चेंज है, कितना चेंज है, 4 लाख का, और वो चेंज क्या है, इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज हुए बॉन्ड्स पेएबल, इट मींस इशू किए हैं। अब ये चेक करने के लिए कि ये जो बॉन्ड्स पेएबल इशू किए गए इनकी प्राइस क्या मिली है, क्या जाना करना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल, ये जो रेड टाई वाले बेटा बैठे हुए, जी जी आप बेटा, आपने आपने भी है, ये बच्ची बैठी, बेटी ने बात की है कि सर आपको पैराग्राफ जो 4 नंबर है वहां पे ये बता रहा है कि ये जो बॉन्ड इशू किए हैं इनमें आपको क्या है, कैश मिला है। जी बेटा आप रीड कर लें, जी जी करें। जी 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 बिल्कुल ठीक है। 4 नंबर पैराग्राफ रीड किया बेटा आपने, हाँ जी जी जी। जी मैं भी रीड कर देता हूँ ताकि ये सब स्टूडेंट सुन लें। तो 4 नंबर पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो है, बॉन्ड्स पेएबल of 400,000 were issued for cash at par value। par value का मतलब क्या है भाई, वो 4 लाख वाले 4 लाख में ही सेल हुए हैं, जितनी उनकी फेस वैल्यू उतने में ही सेल हुए हैं वो, तो फिर कैश फ्लो में कितना आना चाहिए। एग्जैक्टली अब देखिए सारे बात कर रहे हैं 4 लाख, देखो उसका मतलब समझ आ रहा है, इसको लेक्चर सुन रहे हैं आप लोग बार बार। हाँ आप, आपने हैंड रेज किया, अच्छा लगा आपने सच बोला, कहते हैं सर मैंने नहीं लेक्चर सुना। तो बेटा पहली बात तो एप्रिशिएट करना चाहिए, आपने सच बोला। और दूसरी बात ये कि आज जाकर जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको दोबारा सुने और देखें, अगर अभी आपको साथ साथ समझ आ रहा है इट मींस के पुराने में लेक्चर साथ सुनेंगे तो आपको मजीद समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, अभी प्लीज लेफ्ट राइट में देखें, अभी हंसे नहीं, आप हंसना शुरू हो गए, नहीं नहीं खामोश हो जाए प्लीज देखें। आपने जो है ये बॉन्ड्स पेएबल आपने कहा चेंज चेक किया, इसमें क्या है, कैश इन्वॉल्व हुआ है 4 लाख का। तो चूंकि स्टेटमेंट पैराग्राफ नंबर 4 की है कि जो बॉन्ड्स पेएबल है वो जब आप इशू करते हैं बॉन्ड्स को तो आपको 4 लाख कैश मिलता है, इसलिए जो कि कैश मिला है तो कैश फ्लो में आना चाहिए, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो फाइनेंसिंग में लिखा जाएगा, और कैश मिला है तो ये फाइनेंसिंग इनफ्लोज है। तो देखिए हमने स्टेटमेंट क्या यूज किया है, कैश रिसीव्ड बाय इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेएबल 4 लाख। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इक्विटी सेक्शन आ जाता है। इक्विटी सेक्शन में बेटा हमारे पास क्या है, कॉमन स्टॉक है, वो लिखा हुआ है $2 पार वैल्यू, और साथ लिखा हुआ है पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू। बेटा दोनों चूंकि कॉमन स्टॉक के रिलेटेड थे इसलिए मैंने दोनों को यहीं पे शो कर दिया। तो जरा देख सकते हैं कॉमन स्टॉक की जो पार वैल्यू है उसका भी चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रही है 150 से, और जो हमारे पास इसका एक्सेस ओवर पार वैल्यू है उसका भी चेंज आ रहा है, तो वो एक्सेस ओवर पार वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों चेंजेस हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसलिए हम इन दोनों चेंजेस को कंसिडर करेंगे जो पॉजिटिव आई हुई हैं। ये पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू जो है बेटा, ये वैल्यू जरा देखिए, ये 475,000 है 90 की, और 250,000 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ रही है किसकी, 89 की। बेटा जरा फिर देखिए पार वैल्यू कॉमन स्टॉक की वो भी इंक्रीज हो रही है, और एक्सेस ओवर पार वैल्यू इन्हीं कॉमन स्टॉक की वो भी इंक्रीज हो रही है। पहले बैलेंस 250 था, एक्सेस ओवर पार वैल्यू का अभी 475 है, तो 225,000 का यहाँ चेंज आ रहा है एक्सेस ओवर पार वैल्यू में, और 150,000 का जो चेंज है वो आ रहा है किसमें, पार वैल्यू जो कॉमन स्टॉक की है उसमें। इसके क्या मतलब है कि अगर आपके पास कॉमन स्टॉक की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, कॉमन स्टॉक की वैल्यूज क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, क्या चांसेस हुए होंगे, तो इसके चांसेस यही होंगे कि जो पार वैल्यू और एक्सेस ऑफ पार वैल्यू ये शो कर रहा है कि आपने शेयर इशू किए होंगे। भाई कॉमन स्टॉक से अगर कैश आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इंक्रीज होता नजर आ रहा है, उसका मतलब है कि आपको क्या हुआ होगा, कैश रिसीव हुआ होगा, आपने शेयर इशू किए होंगे। अब आपको पता है जब शेयर इशू किए जाते हैं तो मार्केट में उनकी जो सेल प्राइस होती है वो पार वैल्यू पे सेल भी हो सकते हैं, मोर देन पार वैल्यू पे भी सेल हो सकते हैं, और वो जो है वो कह लीजिए किसी प्राइस पर ट्रेड हो सकते हैं, मार्केट प्राइस आपको पता है उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। अब कैसे पता चलेगा हमें कि ये कंपनी ने शेयर सेल किए हैं वो किस वैल्यू पे सेल किए गए हैं, पार वैल्यू पे सेल हुए हैं, ज्यादा या कम कैसे सेल हुए हैं। पार वैल्यू कितनी है जी, 5। हम जरा, जी जी आपने सही बोला, ये कह रहे हैं सर एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन में चेक करेंगे। तो ये 5 नंबर जो पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है जी, एन एडिशनल 75,000 शेयर्स ऑफ द $2 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक वर इशूड। कितने शेयर इशू किए गए हैं, 75,000, जिसमें से एक शेयर की पार वैल्यू कितनी थी, $2।
तो कितने का सेल किया गया है, लिखा है उसने फॉर कैश एट $5 पर शेयर। जो $2 का शेयर था वो $5 में सेल किया गया है, यानी कि एक शेयर में $3 एक्सेस ओवर पार वैल्यू है। प्रीमियम कितना मिल रहा है आपको, एक्सेस कितना मिल रहा है पार वैल्यू से, $3। तो कैश बताइए, 2 रिसीव हुआ है, 3 रिसीव हुआ है या 5 रिसीव हुआ है एक शेयर का? एग्जैक्टली 5 एक शेयर का कैश रिसीव होता है $5। इट मीन्स एक शेयर में 3 एक्सेस ओवर पार वैल्यू है और 2 पार वैल्यू है। अब कितने शेयर सेल किए गए हैं, 75। तो टोटल चेक करने के लिए क्या करेंगे, 75,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि मुझे टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है। आप क्या कर लेंगे, सिंपली 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने शो किया हमने कि 75,000 मल्टीप्लाई बाय $5। $5 क्या है, जो एक शेयर का कैश रिसीव हो रहा है, और 75,000 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 3,75,000। तो आपको जो कैश रिसीव होता है कॉमन स्टॉक्स को इशू करके, वो है 375,000। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कैश रिसीव्ड बाय इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक 375,000। नाउ यू नो बेटर कि 375 में पार वैल्यू भी है और एक्सेस ओवर पार वैल्यू भी है। यही कैलकुलेशन इन अनदर वे हमने स्क्रीन पर आपके साथ शेयर की हुई है, शो की हुई है आपको। देखिए जरा, हमने कहा अल्टरनेटिवली इसी 375 की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं कि 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 150,000। ये 150,000 चेंज कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू से भी नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3 लाख और 450,000। देखिए कितना चेंज आ रहा है जी, 150,000। तो ये देखिए 150 भी यहाँ आ रहा है। दूसरा क्या है कि 75,000 शेयर इशू किए गए थे और एक शेयर पे कितना एक्सेस मिला, 3 एक्सेस ओवर पार वैल्यू। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये आंसर आता है 225,000। और यही चेंज देखिए यहाँ भी आ रहा है एक्सेस ओवर पार वैल्यू में, 250 और 475 का डिफरेंस कितना है, 225,000। तो पार वैल्यू और एक्सेस का दोनों को ऐड करते 375 बनता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 375,000। इसी को डायरेक्टली कैलकुलेट भी किया जा सकता है, कैसे, कि टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल कैश पर शेयर, और वो था $5 और नंबर ऑफ शेयर थे 75, और मल्टीप्लाई करके 375,000। दोनों मेथड, दोनों तरीके आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किए गए हैं। जो आपको इजी लगे, जिससे आपको ज्यादा समझ आए, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। समहाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, जितना कैश रिसीव हुआ उतना हमने लिख दिया, वो था 375,000। और ये चूंकि कैश रिसीव हुआ है तो इसलिए हमारे पास क्या है, फाइनेंसिंग इनफ्लो। लास्ट पे देखिए हमारे पास जी एक और एक्टिविटी है, रिटेन अर्निंग का हेड है। रिटेन अर्निंग से बेटा हमें क्या पता चल सकता है कि बिजनेस ने कोई डिविडेंड पे किया है या नहीं किया। तो बेटा 89 में आपके पास देखिए 226,000 है रिटेन अर्निंग का बैलेंस, यानी कि ओपनिंग, और क्लोजिंग है 370,500। तो यहाँ से हमें, मैंने कहा क्या पता चल सकता है कि बिजनेस ने डिविडेंड पे किया है या नहीं किया। तो ये डिविडेंड पेमेंट के लिए आपको कैश पे करना पड़ता है डेफिनेटली, तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो हो सकता है। पहली बात तो ये है कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखना होगा। देख सकते हैं क्या वहां पर कोई ऐसी स्टेटमेंट है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, क्योंकि अगर कोई ऐसा है तो वहां नजर आएगा। तो हम जब मूव करते हैं तो हमें पैराग्राफ नंबर 6 मिलता है। 6 नंबर पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, कैश डिविडेंड ऑफ $50,000 वर पेड। अब चूंकि डिविडेंड का पे होना फाइनेंसिंग आउटफ्लो है, ठीक है, तो इसलिए जो कैश डिविडेंड पे हो रहा है ये इसमें कंसिडर होगा, ये इसमें कंसिडर होगा, ये इसमें लिखा जाएगा। तो इसलिए ये जो फाइनेंसिंग आउटफ्लो कंसिडर होगा $50,000। हमने यहाँ लिख दिया कैश पेड फॉर डिविडेंड। लेकिन अगर चले यहाँ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि डिविडेंड पे हुआ है, अगर ये ना लिखा होता, आपको कैलकुलेट खुद करना होता, तो कैसे कर सकते थे, उस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में भी गिवन होता है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका क्या है, बड़ा ही शॉर्ट मैथ फार्मूला है, बहुत ही इजी वे है। वो क्या है जी, ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी किया जाता है सबसे पहले। ओपनिंग रिटेन अर्निंग देखिए 226,000 है, ये देखिए लिखी हुई है, एज इट इज लिख ली। और रिटेन अर्निंग में ऐड की जाती करंट ईयर की इनकम, प्रीवियस अर्निंग्स प्लस करंट अर्निंग्स, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल अर्निंग्स मिल जाती है 420,500।
अब आपके पास टेक्निकली 420,500 की अर्निंग्स होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी? 370,500। भाई कम क्यों हुई है? कम इसलिए हुई होगी डिविडेंड पे किया है हमने। तो इसलिए 420,500 जो टोटल अर्निंग्स है उसमें से माइनस कर देंगे एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग को। अब चूंकि ये काम है, तो जो डिफरेंस है वो हम क्या समझेंगे कि डिविडेंड पे हुआ है, क्योंकि डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में से एडजस्ट हो रहा होता है, इसलिए हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि 50,000 क्या डिविडेंड पे हुआ है। और इसी चीज को उसने इंफॉर्मेशन में लिखा भी हुआ है, तो यहाँ भी देखिए आंसर 50,000 ही आ रहा है। क्लियर है बेटा? अब देखिए जरा फाइनेंसिंग कैश फ्लोज जो है उसमें हमने कैश पेड फॉर शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल था 90,000, ये पे किया है तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो है। कैश रिसीव्ड बाय इश्यूएंस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेएबल है, कैश रिसीव हुआ 4 लाख, तो ये फाइनेंसिंग इनफ्लो है। इसी तरह कॉमन स्टॉक इशू किया गया और कैश रिसीव किया 375,000, ये आपके पास फाइनेंसिंग इनफ्लो है। और डिविडेंड पे हुआ 50,000 का। अब यहाँ जो 4 अकाउंट्स हैं इनमें देखते हैं तो इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। तो हमें यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट हुआ है, कैश अवेलेबल हुआ है, तो हमने क्या लिखा है? नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और वो फाइनल आंसर इनफ्लोज का ज्यादा था, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट के बगैर लिखा हुआ है 635,000। क्लियर है बेटा? तो अभी तक बेटा हमने इंडिविजुअली देखा जाए, इंडिविजुअल बेसिस पर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज डायरेक्ट मेथड के अंदर उनको देखा है। अब जरा तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लोज को देख लेते हैं, क्या क्या तीनों एक्टिविटीज के नेट आंसर थे। बेटा ये नेट वैल्यूज लिखी हुई है, देखिए नेट कैश ऑपरेटिंग, नेट कैश इन्वेस्टिंग, नेट कैश फाइनेंसिंग। क्लियर है? जो जो वैल्यूज थी उनको वहां लिख दिया एज इट इज। नेगेटिव साइन थे तो नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव लिख दिया। नेट वैल्यू देखी तो वो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो आउटफ्लो की ज्यादा आ रही है। किसकी आ रही बेटा? ये आउटफ्लो की ज्यादा आ रही है। इट मीन्स का डिक्रीज हुआ कैश। क्या हुआ? कैश डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ है जी? 60,500 डिक्रीज हुआ है। अब ये चेक करने के लिए कि ये जो सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते रहे हैं ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, बैलेंस शीट में जरा मूव कीजिए, करंट एसेट्स के हेड में जाएं, वहां सबसे पहला अकाउंट लिखा हुआ कैश एंड कैश एक्विवेलेंट। चलेंगे जी? ठीक है। अब उसमें देखिए ओपनिंग कैश का बैलेंस और क्लोजिंग कैश का बैलेंस, यानी कि 89 और 90, इन दोनों ईयर्स के जो कैश के बैलेंसेस हैं इनका डिफरेंस चेक करें, वो यही आ रहा है और वो डिफरेंस क्या शो कर रहा है? कैश डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ? कैश डिक्रीज हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा फाइनल? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब जरा एक मिनट के लिए जरा ये देखिए कि यहाँ हमारे पास क्या शो किया गया है कि वर्ड लिखा गया है नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपके ऑपरेशन से इतना कैश जनरेट नहीं हो रहा कि आपके ऑपरेशंस के ही एक्सपेंसेस को मीट कर लेता। यूज्ड ज्यादा यूज हो रहा है। क्लियर है बेटा? आपका कैश क्या है? ज्यादा यूज हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता है इट मीन आपके ऑपरेशन से सफिशिएंट कैश जनरेट होता उनको मीट करने के लिए, तो ये एक नेगेटिव समझा जाता है ये वाला। अच्छा, और मतलब ये एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, इसके अलावा और बड़े पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। दूसरा क्या है? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये यूज हुआ है कैश, इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो ज्यादा है। नेट आंसर क्या है? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो ज्यादा है। कब बिजनेस का आउटफ्लो ज्यादा होगा इन्वेस्टिंग में? यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट परचेज किए जा रहा है, बिजनेस परचेज कर रहा है, परचेज कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो ये अच्छा साइन है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। और जबकि यहाँ पर देखा जाए नेट कैश प्रोवाइड बाय फाइनेंसिंग है, ये यहाँ से क्या आ रहा है? ये पॉजिटिव है। ये दोनों साइन इसके मीनिंग आ सकते हैं। कैसे? आपको फाइनेंसिंग की ऑप्शंस अवेलेबल है, आप फंड्स रेज कर रहे हैं, किस लिए रेज कर रहे होंगे? आप रेज कर रहे होंगे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि नजर भी आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करना अच्छी चीज है। ठीक है? तो और जबकि ये अगर नेगेटिव साइन होता उसका मतलब हम अपनी लाइबिलिटीज को, अपने क्लेम्स को पे कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा साइन होता। तो देखना ये है कि अगर फाइनेंसिंग इनफ्लो ज्यादा आ रहा है और वहां से इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इट मींस अ गुड साइन। है ना बेटा? तो इसलिए हमेशा सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव आंसर आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा ही वो अच्छा या बुरा है, नहीं, उसकी रीजंस देखने, जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग अपने एंड पर बेटा ये पूरा क्वेश्चन दोबारा ट्राई भी करें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को, ताकि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके जी।
तो अभी तक के लिए बड़ा इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।